नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर अंतिम दिनों की स्पेशल, जी हाँ दोस्तों, लगभग 70 दिनों के आसपास के पास आपके पास समय है। तो इस 70 दिनों की स्पेशल तैयारी यहाँ पर चल रही है। देखिए, हम लोग का लक्ष्य ये है कि हम लोग अपनी पूरी तैयारी को 50 दिनों में, अब इस 50 दिनों में हम लोग को क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है। और अंतिम के जो 20 दिन बचेंगे ना, उस 20 दिनों में हमें एक बार बहुत क्विक रिवीजन करना होगा। तो उस 20 दिनों को हम नहीं लेकर चलेंगे, हम अभी अपनी पूरी तैयारी को 50 दिनों में क्या है, 50 दिनों में खत्म करना है, इस बेसिस पे लेकर चलेंगे। और फिर बता रहा हूं भैया, ये 50 दिनों में अगर तुमने इस तैयारी को कर लिया तो तुम यही नहीं, जो 70वीं बीपीएससी परीक्षा देनी है, जी हाँ दोस्तों, 70वीं बीपीएससी परीक्षा जिसका फॉर्म अभी तक नहीं आ रहा है, काफी लोग परेशान हो। और मैंने वीडियो बहुत पहले ही बता दिया कि इस बार लगभग चांसेस मान के चलो कि चाहे 15 दिन आपका एग्जाम टले, लेकिन वो 70 बीपीएससी 30 सितंबर को तो नहीं होना है, मैंने पहले ही बता दिया। तो इसलिए तैयारी कंटिन्यू रखो, ठीक है। और देखो, शाम को 4 बजे बिहार जीके की क्लास में जो है 4 PM पे, हफ्ते में 2 से 3 दिन 4 दिन आपका आता है, वो चलता है। आप देख लीजिए, कल शाम को ही, अगर आपने नहीं देखा देख लीजिएगा। मैं इस क्लास के बाहर यहाँ पर जो चैट बॉक्स है वहां पर पिन कर दूंगा, अदरवाइज मेरे वीडियो सेक्शन में तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो भैया ये यूपी पीसीआर 27 अक्टूबर, तारीख याद है ना भैया, कुछ लोग भूल जाते हो। देखो, आरओ जो आपका दिसंबर में है, ये तो तैयारी भैया देखो चलेगी। यहाँ पर 27 अक्टूबर को है, इसके लिए सी सेट स्पेशल क्लासेज भी आप लोग की यहाँ पर जो है शाम को 4 बजे ही देखने को मिलेगी। तो सी सेट क्लासेज, सब्जेक्टिव क्लासेज, बिहार जीके, बाकी प्रैक्टिस क्लासेज, उसका सब्जेक्टिव में क्या अभी से पॉलिटी चला है, तो पहले पॉलिटी खत्म होगा, फिर हिस्ट्री होगा, फिर हिस्ट्री के बाद साइंस, फिर ज्योग्राफी। इस तरह से मैं 4-5 सब्जेक्ट जो मेन, और करंट अफेयर्स तो हर संडे को चलती है, क्योंकि ये 4-5 सब्जेक्ट जो बहुत ही मेन सब्जेक्ट्स हैं, इन्हें हम लोगों को जरूर से जरूर करना है, ठीक है। क्योंकि ये सब वो है जो भारी है, जहां से भर भर के क्वेश्चन आते हो, यही तुम्हारी क्या, अगर ये सब्जेक्ट तुम्हारी अच्छी पकड़ बन गई तो तुम्हारा सिलेक्शन क्लियर है। कितना क्वेश्चन करना है यार, 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 में से कितना करना, मैंने फिर बताया 100 क्वेश्चन तुम्हारे सही होने चाहिए। मतलब कि क्या, 150 में से 100 क्वेश्चन तुम्हें सही करना, कर नहीं पाओगे, सही से पढ़ो, फालतू के नौटंकी हमें नहीं करना, सही से पढ़ना, हो जाएगा, ठीक है। चलो भैया, अब इस प्रैक्टिस क्लास को शुरू कर दो। फिर कहता हूं, रोज सुबह प्रैक्टिस क्लास जरूर किया करो, बहुत चुनिंदा प्रश्न लाता हूं। कोई भी दिक्कत हो, माई व्हाट्सएप नंबर इज 7905095134। इस पर आप मुझे जो है कभी भी एनी टाइम आप मुझे मैसेज कर सकते हो, वहां आपको रिप्लाई मिले। तैयारी संबंधी कोई भी जानकारी चाहिए आपको वहां पर मिलेगी, ठीक है। तो चलो भैया, इसके साथ पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हो, देखते हैं क्या है। अवरोही क्रम में, ध्यान से पढ़िएगा, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर चालकता का सही अनुक्रम क्या होगा। अवरोही क्रम क्या होता है, बढ़ते से घटते क्रम में, ठीक है। आरोही क्या होता है, घटते से बढ़ते क्रम में, ठीक है। चलिए बताइए यहां पर क्या होगा, इसका सही जवाब क्या होगा। अवरोही क्रम में धातु अर्धचालक विद्युत रोधी धातु अर्धचालक, बताइए क्या होगा। तो सबसे ज्यादा चालकता किसमें होती है भैया, तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, देखिए भैया, ऐसे ही कितना आपको आसान लग रहा है, लगभग, मैं सामने तो नहीं हूं, एक मिनट मैं हट जाता हूं, ठीक है। देखिए, लगभग ऐसे ही प्रश्न आप लोगों को क्या होते हैं, पेपर में आते। तो जितने लोगों ने यहां पर क्या ए जवाब दिया है वो सही कर ले। चालकता, चालकता क्या होती है, विद्युत का प्रवाह, जिसमें अच्छे से हो जाए। तो धातु में जितना अच्छा उसमें, क्योंकि आयंस जो होते हैं उसमें जो चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, विद्युत की प्रवाह को बहुत ही तेजी से करते हैं। उसके बाद अर्धचालक, जिसमें चालकता तो होती है लेकिन पूर्णतः नहीं होती, उसमें आयनों कमी होती है। अब विद्युत रोधी भी क्या करता है, ये चालकता को रोकता है, चालकता को नहीं होने देता, ठीक है। तो कितना आसान सा प्रश्न था, इसमें बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, इसमें कुछ हमें करना नहीं था। ये क्या है, फुफ्फुस करपासता, फुफ्फुस करपासता, ये नामक पाई जाने वाली बीमारी है। ये किस तरह के संबंध में जो है ये बीमारी देखने को मिलती है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। रबड़ उद्योग के, चीनी मिट्टी के, वस्त्र उद्योग के, या लौह और इस्पात श्रमिकों के उद्योग में, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए भैया बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो भैया जितने लोगों ने क्या, वस्त्र उद्योगों के श्रमिकों में जवाब दिया, क्या वस्त्र उद्योगों के श्रमिकों में जवाब दिया, उसे कर ले। इसे बाइसिनोसिस, देखिए भैया आप देखिए, बाई, ठीक है, सिनोसिस, ठीक है। इसमें ये बीमारी में होता क्या, ये बीमारी में होता है कि आपको सांस लेने की दिक्कत होने लगती है, इसीलिए जो है इसे क्या कहते हैं, ब्राउन लंग भी कहते हैं। इस बीमारी को ब्राउन लंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है,
ब्राउन लंग के नाम से भी जाना जाता है। ओके, ये हो गया वस्त्रोद्योग। दरअसल जब आप लोग इसमें काम करते हो, जो कॉटन डस्ट नहीं होता, कॉटन डस्ट आपके नाक में जाता है, फेफड़ों में जाता है, तो इससे क्या होता है, आपको सांस नहीं ले पाते हैं आपको। उसके बाद क्या होता है, आप कभी रुई हुई की धुनाई होती है देखे हो, जहां रुई हुई की धुनाई होती है वहां देखो तुम्हें जैसे दिखाई पड़ेगा कि वहां पर क्या होता है, आदमी नाक ढकते हैं, आंखों में देखोगे इसे, आंखों में जो है पता है मोतियाबिंद तक की बीमारी हो जाती है, उनको आंख साफ कराना पड़ता है क्योंकि वो डस्ट बहुत अच्छा नहीं होता है भैया। ठीक है, तो इस तरह की बीमारी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर, पृथ्वी के वायुमंडल में आयन मंडल कहलाने वाले, जी भैया आपको पता है आयन मंडल क्या है, जहां पर सबसे ऊपर परत रेडियो संचार को सुसाध्य बनाती है, यानी क्यों, आप पूछ रहा है क्यों, यानी कि ये बता रहा है कि आयन मंडल में ही जो आपकी रेडियो वेव्स है, ठीक है, लॉन्ग ट्रांसवर्स टाइप की होती है, कैसे आपको पता ना, अलग अलग होती है, ट्रांसवर्स वेव्स होती है, ठीक है, जो परपेंडिकुलर चलती है, तो ये होता है। तो यहां पर पहला, दूसरा और जो है यहां पर दो कथन दिए, तो कौन सा कथन सही है आपको बताना। चलो बताइए कौन सा कथन सही है, जवाब दीजिए। तो भैया जितने लोगों ने केवल दो जवाब दिया उससे गलत है। भैया ये भैया तरंग दैर्घ्य इसकी दीर्घ होती, इसमें कोई इफ और बट मत करना। जो रेडियो तरंग होती है इसकी तरंग दैर्घ्य दीर्घ होती है, ठीक है, और ये जो होता है दरअसल तरंग ये ट्रांसवर्स होती है, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसकी वेवलेंथ 1 mm से 100 किलोमीटर तक होती है। इसकी अगर वेवलेंथ पूछा जाए तो वेवलेंथ कितनी होती है भैया, 1 mm से 100 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। वहीं अगर इसकी फ्रीक्वेंसी पूछी जाए तो 30 हर्ट्ज से लेकर के कितना 300 हर्ट्ज और उसके नीचे इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है भैया, इसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है, ठीक है, और कितनी होती है 300 हर्ट्ज से नीचे होती है, ठीक है। क्लियर, ये पॉइंट भी समझ गए। अब उसके बाद देखो ये पृथ्वी ओजोन की नहीं भैया, ये ओजोन की उपस्थिति कारण नहीं पृथ्वी पर आती है, ये जो है क्या होती है आयन मंडल से टकरा कर आती है, ना कि आयन मंडल से टकरा कर आती है, ना कि क्योंकि इसी में आपको पता ओजोन भी होता है लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है, ये उसकी वजह से वापस नहीं आती है, ठीक है। ओके चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ट्रांसवर्स होता है समझ गए, कितना इसकी वो होती है वेवलेंथ समझ गए, फ्रीक्वेंसी समझ गए, और क्या कहते हैं लॉन्ग होती है, मतलब तरंग दैर्घ्य दीर्घ होती है। यही सब इसके बेसिक पॉइंट्स हैं जहां से आपके प्रश्न बन सकता है और इससे अधिक जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, और यहीं पर जो सारे सैटेलाइट से भैया आपको पता है ना, यहीं पर जो आप रेडियो सुनते हो, टीवी देखते हो, इंटरनेट चलाते हो, सब भैया यहीं से होता है। चलो, निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को 2023, ध्यान से देखना 2023 की बात हो रही है, क्या दादा साहब फाल्के लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार मिला। चलो बताओ, दादा साहब फाल्के लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार मिला, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। तो भैया जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, देखिए भैया 69वां ये जो पुरस्कार था, ये भी जान लेना 69वां नेशनल फिल्म अवार्ड्स था, ठीक है, नेशनल फिल्म अवार्ड्स था, 69वां था। तो इसमें जो है आपके वहीदा रहमान जी को दिया गया, किसे, वहीदा रहमान जी को जो है 69वें के लिए दिया गया, ठीक है। और ओके, ये आपको पता होना चाहिए, ये 69वां जो है नेशनल फिल्म अवार्ड्स था, और ये 53वां दादा साहेब लाइफ अचीवमेंट। देखो NFA 69 था, ठीक है, NFA 69 था, लेकिन दादा साहब फाल्के अवार्ड आपका 53वां था, ठीक है, दादा साहब फाल्के अवार्ड आपका ये 53वां था। ओके समझ गए। चलो, और बेसिकली ये जो है दिया गया है, जो ये 2021 के लिए दिया गया है, ठीक है। दरअसल कोरोना की वजह से थोड़ी सी चीजें लेट चल रही हैं। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बाइक रेसिंग चैंपियनशिप मोटो जीपी भारत 2023 का आयोजन किस शहर में हुआ, बताइए। यार बहुत आसान सा प्रश्न है, सही बताऊं तो इंडिया में शायद ये एकमात्र जगह है ही जहां ये आयोजित होता ही है, ठीक है। अब इतना मैंने हिंट दे दिया, बताओ इससे पहले भी ये आयोजित हो चुका है, मैंने देखा बहुत लाजवाब बना यार, बहुत अंदर नहीं गया था, बहुत लाजवाब बना है, ठीक है। दरअसल भैया ये आपके ग्रेटर नोएडा में 22 से 24 सितंबर 2023 में जो है, ग्रेटर नोएडा में 22 से 24 सितंबर 2023 के बीच में आयोजित हुआ था। पहले इसी को इंडियन ग्रैंड प्रीमियर के नाम से जानते थे, जिसे 2023 में नाम बदल करके क्या आपका मोटो जीपी नाम हो गया, ठीक है। 2023 से नाम भी बदला है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में जो है भारत का निम्न में से कौन सा स्थान है? चलिए, भारत का निम्न में से कौन सा स्थान है? देखिए भैया, ऐसे ही सारी क्लासेज आपको देखने को मिलती है, ये तो प्रैक्टिस पर कराता ही हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने आप लोगों से बार बार कहा है, सब्जेक्टिव क्लास, सी सेट की क्लास भी आएगी भैया। हिंदी की भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको कवर होनी, सी सेट में आपका हिंदी भी लगभग कवर होता रहेगा। उसके साथ ही साथ क्या है आपकी जो है यहाँ पर क्या कहते हैं इसे, सब्जेक्टिव वाइज क्लासेज बिहार जी के चला रहा हूँ। हर संडे करंट अफेयर्स लेकर आता हूँ, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जिसको पूछने के चांसेस होते हैं उसको, और बहुत बड़ी नहीं, 40-45 1 घंटे के अंदर क्लास होती है, ठीक है। तो क्यों इस तरह क्लासेस क्यों लाता हूँ? आपका समय ना ज़्यादा जाए, आप जो तैयारी कर रहे हैं अपने मन से भी पढ़ते रहें, साथ ही साथ आपको रिविजन अच्छा मिल सके, इसलिए मैं ऐसी क्लासेस लेकर आता हूँ। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या, 40वां। जी भैया, कुल देखा जाए यहाँ पर तो ये जो आप देख रहे हो ये वीपो, विश्व बौद्धिक संपदा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आपको पता है ना, ये जो है इसके द्वारा जो है दिया गया, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स द्वारा दिया गया। 2023 में भारत ने 132 अर्थव्यवस्थाओं में से 40वां स्थान हासिल किया है, ठीक है। और देखो एक और आता है इनोवेशन इंडेक्स, वो ग्लोबल नहीं होता है, ठीक है। वो एक इंडेक्स आता है इनोवेशन इंडेक्स का ही, वो अलग होता है। ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स बीपो द्वारा लाया जाता है, ठीक है। तो इसको कंफ्यूजन में मत रहना, इस चीज को अच्छे से समझ लेना, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ठीक है। वो भी इनोवेशन इंडेक्स के नाम से ही आता है, ठीक है। वो आपका IIP होता है, इनोवेशन इंडेक्स, परफॉर्मेंस इनोवेशन इंडेक्स, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने ई कैबिनेट प्रणाली लॉन्च की? इन चारों में से बताओ किसने लॉन्च किया, इन चारों में से बताओ। असलियत यह है कि जो ई कैबिनेट है ये केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया एक ऐप है, एक क्या है, ऐप है। इस ऐप के द्वारा क्या होता है कि जो राज्य सरकार होते हैं वो अपनी कैबिनेट की जो बैठक होती है वो ले सकते हैं, तो इससे उनके काम को आसान बनाया जाता है, ठीक है। मतलब ये वर्चुअली कैबिनेट की बैठक जो है ऐप के द्वारा भी ले सकते हैं, कि जिससे सभी को एक ही जगह पर उपस्थित होने की जरूरत नहीं होती है। इसे जो है आपके मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी क्या कहते हैं, माइटी के द्वारा, ठीक है, MEITY, माइटी, और जो है उसके बाद आपका क्या नाम है, एक इंफॉर्मेशन करके, उन दोनों के द्वारा जो है इस ऐप को जो है तैयार किया, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, ठीक है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और माइटी के द्वारा मिल करके इसे तैयार किया गया है। तो ये फाइनली जो है चौथा राज्य आपका त्रिपुरा बना है, ये चौथा राज्य है। इससे पहले आपके यूपी में, ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड में, और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश को ARP लिखता हूं वरना आंध्र प्रदेश में कंफ्यूज होगे। तो 3 राज्य पहले से थे, और नॉर्थ ईस्ट में ये दूसरा राज्य बना है, और वैसे पूरा ओवरऑल इंडिया में त्रिपुरा चौथा राज्य बना है। और नॉर्थ ईस्ट में पहला राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है, पहला राज्य यूपी, दूसरा राज्य आपका उत्तराखंड है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर? कितने लोग को पता था ये सब? चलो भैया यही सब कह रहा हूं ना, क्लास किया करो, मजा आएगा। कोंगयोंग, क्या नाम है, कोंगयोंग गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार मिला, वह किस राज्य में स्थित है बताइए, किस राज्य में स्थित है बताइए। मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, बताइए। कोंगयोंग गांव को एक नाम से और जानते हैं, मतलब नाम कोंगयोंग है लेकिन इसके साथ एक विशेषता और जुड़ी हुई है। वो विशेषता ये है कि इसे व्हिस्लिंग, क्या भैया, व्हिस्लिंग विलेज कहते हैं, क्या है, यहां पर इसे जो है व्हिस्लिंग विलेज के नाम से भी जानते हैं, जो एकमात्र आपका विलेज है, ठीक है। देखो क्यों, क्योंकि यहां पर लोग जो है बात करने के लिए, जी भैया, कम्युनिकेशन के लिए ये लोग किसका उपयोग करते हैं भैया, ये लोग जो है म्यूजिकल साउंड का उपयोग करते हैं, नाम की जगह म्यूजिकल साउंड का उपयोग करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। और ये जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का अवार्ड जो इसने पाया है, ये आपके मेघालय में, जी भैया, पूर्वी खासी जो है वहां पर है। ये जो है सेंग खासी ट्राइब से है, कौन से भैया, सेंग खासी जो ट्राइब है, सेंग खासी ट्राइब से इनका जो है संबंध होता है, ठीक है। और ये लोग जो है खासी भाषा बोलते हैं, खासी एक भाषा भी है, ठीक है। तो ये लोग खासी भाषा बोलते हैं, ओके। चलो अगले, पूर्वी खासी में रहते हैं, ओके। चलो तो इतनी सारी चीजें समझ के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। भारतीय भाषा उत्सव, ठीक है, एक कार्यक्रम है, ये किस शहर में आयोजित किया जा रहा है। तो भैया ये लेटेस्ट के बारे में पूछ रहा है, दरअसल ये पहले भी हो चुका है, लेकिन इन चारों में से बताओ कहाँ हो रहा है। जैसे पहले जहां हुआ तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो जा रहा है यानी कि लेटेस्ट पूछ रहा, बताओ क्या होगा, ठीक है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा।
तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या, जी भैया आपके उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, जी भैया उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 75 दिनों तक, जी भैया क्या 75 दिनों तक जो है ये आपका फंक्शन चला था। और इस फंक्शन की एक विशेषता ये थी कि इसमें जो है आपके क्या नाम है 11 सप्ताह 75 दिन 28 सितंबर से 11 दिसंबर, जी भैया ये कब से कब तक चला था, तो 28 सितंबर से 11 दिसंबर 2023 तक जो है ये आपका चला था। पहली चीज, आगे बढ़ते हैं हम लोग और क्या जानते हैं कि इसमें जो सुब्रमण्य भारती जी थे जो आपके पद्मश्री से सम्मानित हैं, इनका जो आखिरी हफ्ता था, टोटल 11 हफ्ते ये चले थे, तो आखिरी हफ्ता जो था उसमें सुब्रमण्यम स्वामी, सुब्रमण्यम नहीं है सुब्रमण्य, ठीक है सुब्रमण्य स्वामी जो आपके जो है क्या नाम है हिंदी भाषा से जुड़े हुए हैं जिन्हें पद्मश्री मिला हुआ है, इनके विषय में आखिरी हफ्ते का आयोजन इनकी जो है लेखनों पर संबंधित था। ठीक है, समझ गए। और देखा जाए तो ये जो है आपके जो क्या नाम है एनसीईआरटी है, ये सब मिल करके इसका आयोजन कराते हैं जिससे हिंदी भाषा को क्या प्रोत्साहित किया जा सके, लोगों तक पहुंच में लाया जा सके। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पिछला वाला लखनऊ दिल्ली में हुआ था, इस बार लखनऊ में हुआ। जीएसटी सहाय इनवाइस, ठीक है ये जो है एक क्या है इनवाइस फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म है, क्या है प्लेटफॉर्म से, ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, बताओ किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा। फाइनली अब तो काम भी करने लगा है, हम लोग जब प्रश्न कर रहे हैं तब तक हो चुका है, लेकिन जब ये प्रश्न बन रहा था तब तक बात अलग थी। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, तो ये भैया जो एमएसएमई है उनकी आर्थिक और वित्तीय स्थिरता को बढ़ाने के उद्देश्य से सिडबी, जी भैया सिडबी आपको पता है ना, सिडबी फुल फॉर्म आपको पता होगा, ठीक है बताओ इसके बारे में क्या क्या जुड़ी हुई चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो भैया ये भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है, इसका एक ऐप है, ठीक है ये क्या करेगा, ये जो है आपकी जो पूरी जीएसटी इनवाइस मतलब जो पूरी जीएसटी संबंधित चीजें होती है उसे एक प्लेटफॉर्म पे लाएगा। ठीक है, इसे पहले जो है सबसे पहले पीएनबी बैंक ने इसे लॉन्च कर दिया है। ठीक है, पीएनबी बैंक ने सबसे पहले जीएसटी सहाय ऐप को जो है लॉन्च किया है और इससे ये कहा गया है कि जो आपके एमएसएमई से जुड़े हुए लोग हैं इनको जो पूरा लोन प्रोसेस है वो एक ही जगह पर होगा और बहुत ही आसानी से हो जाएगा इस जीएसटी सहाय ऐप की सहायता से। तो पीएनबी ने किया है, सिडबी की सहायता से इसे क्या डेवलप किया गया है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत किसके साथ मिलकर एक संयुक्त क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत की है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक, आसियान, संयुक्त राष्ट्र या सार्क। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो भैया वैश्विक दक्षिण में भागीदार देशों के साथ भारत के विकास के अनुभव को साझा करने के लिए भारत और संयुक्त राष्ट्र ने, देखिए भैया नाम से ही आपको पता लग जाना चाहिए संयुक्त क्षमता विकास। तो भैया जो भारत अपने दक्षिण एशियाई कंट्रीज हैं उनके साथ किस प्रकार से होता है और उनमें क्या डेवलपमेंट करने की जरूरत है, किस प्रकार से उनको आगे बढ़ा सकता है। क्योंकि देखो आज भी दक्षिण भारत जो आज भी अगर आप एशिया देखेंगे तो एशिया में आपको एक चीज बहुत ही अच्छे समझ में आना चाहिए कि आप जो है भारत और चीन इन्हीं दोनों के बीच आपकी पूरी एशिया की क्या पॉलिटिक्स घूमती है। खास करके जब आप साउथ एशिया में आएंगे तो आपको ये दोनों तो ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखा जाए चीन पर्टिकुलर तो साउथ में नहीं आता है, वो एशिया में आता है। ठीक है, साउथ बात होगी तो इंडिया आता है ना कि चाइना आता है, ये चीज का अंतर होता है। ठीक है, अगर एग्जैक्टली ज्योग्राफिकली देखेंगे, लेकिन एशिया की बात की जाए तो इन्हीं दोनों के आसपास जो है पूरी जो आप पैसिफिक ओशियन की, इंडियन ओशियन की जो आप कंट्रीज देखेंगे ये इन्हीं दोनों के ऊपर बहुत डिपेंड करेगी क्योंकि यही दो महाशक्ति। हाँ चीन से हम पीछे हैं, लेकिन एक क्या होता है ना कि आप पीछे हैं लेकिन आप नामर्द तो नहीं है ना। इंडिया इज नॉट लाइक नामर्द, शक्ति है, भिड़ोगे नाको चने चबा देगा। इंडिया ने चीन से सिक्किम ले लिया था। ठीक है, 1962 का युद्ध हमारे नहीं थे, वो हार नहीं थी, बात यह थी कि वो छलावा था। 1962 का युद्ध छलावा था जो हमारे साथ पीठ पे छुरा पोपा गया था। अब जो वो जीता हुआ दिखाता असलियत यह थी कि वहां डिमार्केशन आज भी सही से नहीं है, आज भी वहां डिमार्केशन नहीं है। लेकिन उसके बाद कई चीजें बदली तो दिक्कत क्या है आज के डेट में, लेकिन जब से अभी पेंगोंग लेक गया है ना तब से तो इंडियन गवर्नमेंट की थोड़ी सी हार देखने को मिल रही है क्योंकि भैया वो लेक पहले अपने पास था और काफी मतलब वहां पर हुआ। ठीक है, उसे गवर्नमेंट ने ढक लिया अपने हिसाब से, वो एक अलग की चीज है, लेकिन पहले पेंगोंग लेक का जो है बहुत बड़ा हिस्सा इंडिया के पास पूरा वहीं था क्योंकि आप देख 3 इडियट्स की शूटिंग वहीं हुई थी। मैं फॉलो करता हूँ इन सब चीजों को, बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ मैं, लेकिन क्या है ना आप एक
चीजों को कह नहीं सकते कि आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, आई एम टीचर। मेरे पास फैक्ट्स मैं बता सकता हूँ। वो पॉलिटिक्स चीजें होती हैं कि ये हुआ था, वो नहीं, मैं फैक्ट्स है, मैं फैक्ट्स बता सकता हूँ यहाँ पर। अब तुम्हारी पॉलिटिकल सोच क्या है, उससे तुम किसी चीज को सोचते हो, वो तुम्हारी सोच है, लेकिन फैक्ट्स को कभी तुम झुटला नहीं सकते हो। मैंने बार बार कहा ना, जो बड़ी बड़ी बातें उसको फैक्ट से मारो। फैक्ट से मारोगे वो तो या तुम्हें गाली देगा या तुम पर गुस्सा करेगा, लेकिन वो तुम्हें कभी झूठा साबित नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सामने वाला झूठा साबित हो चुका होता है। तो दैट इज द स्ट्रेटजी, ठीक है। किसी से आपको अभी चर्चा करो तो फैक्ट से करो। चलो, हाल ही में किस राज्य ने नंदिनी कृषक समृद्धि योजना शुरू की है, बताइए। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना शुरू की है, मध्य प्रदेश। तो देखो भैया, इसका बेसिकली मकसद एक ही है। वो मकसद है कि जो वहां पर पशुएं हैं, खास करके गाय संबंधित, उनका समृद्धि करना। क्योंकि नंदिनी आपको पता है, गणेश जी की सवारी को, सॉरी गणेश करो, शंकर जी को, सावन महीना बीता भैया, उल्टा होता है। शंकर जी की सवारी को जो है आप नंदिनी जी कहते हैं, और पूरी पूजा होती है भैया। इन पर भी फूल माला दूध सब कुछ चढ़ता है, शंकर जी जो चढ़ता है। तो ये भैया आपके उत्तर प्रदेश में जो है शुरू की गई है। आपको पता है भारत की अपनी कुछ प्रजातियां हैं, जैसे आपका क्या गिर है, साहिवाल है, थार पारकर है, ठीक है। इनमें सुधार लाने के लिए और इनमें दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, राज्य में मवेशियों की नस्ल को बढ़ाने के लिए, और साथ ही साथ किसान जो है, जो दूध व्यापार से जुड़े हैं, उनकी आय को बढ़ाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। क्लियर? काफी कुछ मैंने बता दिया इसके बारे में। अब देखो भैया क्या है ना, तुम लोग एक चीज को समझ नहीं रहे हो। अगर तुम लोग यूपी पीसीएस देने जा रहे हो, प्रश्न तो सामने है, जवाब देना हो तो भैया तुम लोग एक चीज समझा करो कि मैं इतना बताता क्यों, क्योंकि तुम्हें आगे चल के मेंस लिखना है। अब पेपर 5 और 6 माय डियर, ये तुम्हारे किस पर आएगा? यूपी पे ही आएगा, पूरा यूपी स्पेशल ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़ो, बहुत ध्यान से पढ़ा करो। इसलिए मैं डिटेल बताता हूं। तुम ये क्लास नहीं, केवल ये नहीं, मेरी करंट अफेयर्स की क्लास को तुम लोग बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो एक चीज देखोगे ना, मेरी करंट अफेयर्स क्लास जो सही से पढ़ लेगा, वो एक चीज जान के चलो कि मेंस आंसर राइटिंग में उसे इतना जबरदस्त फायदा होगा ना, क्योंकि वहां पर मैं इतने फैक्ट्स, इतने डाटा लाता हूं जो वास्तव में अगर आंसर राइटिंग में तुम लिख दोगे ना, मैं कहता हूं तुम्हें दूसरे से 2 नंबर ज्यादा तो पक्का मिलना है, मार्क माई वर्ड। इसीलिए मैं करंट अफेयर्स क्लास को बहुत कहता हूं, बहुत बहुत जो है क्या विद कॉन्फिडेंस कहता हूं कि देख के देखो, तुम दूसरों से आगे नहीं हो तो बताना। तो भैया ये जो है जितने लोगों ने यहां पर क्या जवाब दिया है, इंडियन नेवी, जी भैया नौसेना द्वारा जो है इसे यहां पर जो है किया गया। ये दरअसल इसका उद्घाटन जो है आपके राजनाथ सिंह जी ने किया था, और ये दूसरा भैया स्वावलंबन 2.0 था जो 4 से 5 अक्टूबर को जो है आपके आयोजित हुआ था। इसका एक ही लक्ष्य है कि हम लोग टेक्निकल कैपेसिटीज में खुद से आत्मनिर्भर बन जाए, सेल्फ कॉम्प्लेंट हो जाए, हमें दूसरों पर निर्भर रहने की जरूरत ना हो। तो इस सेमिनार का आयोजन किया गया था, बस इतना जानो, और इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बारे में कुछ राजनाथ सिंह जी ने किया था, बस हो गया। भारत ने अपनी G20 प्रेसिडेंसी में किस नाम से एक ई बुक, जी भैया एक ई बुक जारी की है, बताओ उसका नाम क्या है। एक अपनी ई बुक जारी की है, बताओ उसका नाम क्या है, फटाफट जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने क्या, पीपुल्स G20, जी भैया पीपुल्स G20 जितने लोगों ने जवाब दिया वो सही कर लें। यानी कि इसके बारे में आप जानने को मिल जाएगी कि भारत ने कैसे पूरे आयोजन को किया था, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उड़ान भवन का उद्घाटन जो है किस हवाई अड्डे पर किया गया, चलो बताओ, यहां पर जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए भैया, बताइए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया, सफदरगंज हवाई अड्डा। देखते ही अगर आपको आ गया तो ठीक है। इसमें दरअसल क्या होगा, अब आपको जितनी तरह की जो है फैसिलिटी चाहिए, वो फैसिलिटी जो जैसे होता नहीं, आपको रेगुलेटरी अप्रूवल जो चाहिए होता है, उसी के लिए आप एक भवन बना दिया गया, उड़ान भवन, जहां पर आपको जो सफदरगंज हवाई अड्डे पर है, जहां आपको सारी तरह की क्या सुविधाएं अब एक छत के नीचे मिल जाएंगी रेगुलेटरी अप्रूवल के लिए। साथ ही साथ यहां पर जो है एक आपका क्या कहते हैं, ई वॉलेट फैसिलिटी भी शुरुआत किया गया। एक पायलट प्रोजेक्ट था, ठीक है, ई वॉलेट फैसिलिटी, ठीक है। इसमें क्या हुआ है कि अब आपको जैसे जो अप्रूवल के लिए, जैसे आपको पहले क्या RTGS होता था या नेफ्ट होता था, तो अब आप जैसे नॉर्मली UPI यूज करते हैं, वैसे एक वॉलेट बन जाएगा जिसमें आप पैसा डालेंगे तो आप अप्रूवल के लिए उसी से पैसा आपका कट के जाया करेगा, ठीक है। तो ये सुविधा भी अब शुरू कर दी गई है, ठीक है। ओके जी, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
स्मार्ट इंडिया कॉन्क्लेव 2023 में उत्तर प्रदेश को विभिन्न श्रेणियों में कितने पुरस्कार मिले? चलिए भैया, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, अभी भी बहुत ही हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपी स्पेशल। तो भैया कुल अवार्ड अगर पूछा जा रहा है तो कुल अवार्ड 2023 में जो हुआ था ये आपका आयोजित कहाँ हुआ था? तो ये 26-27 सितंबर 2023 को इंदौर एमपी में आयोजित हुआ था। कहाँ? इंदौर एमपी में। ओके, और यहाँ पर पहला देखो कुल पुरस्कार मिले थे 10, कुल 10 पुरस्कार मिले थे। देखिए आप समझिएगा, वाराणसी को पहला स्थान मिला था, ऐसा नहीं है, आप समझना अलग अलग कैटेगरी में कुल मिले हैं। वाराणसी को जो है पहला स्थान मिला था 10 लाख प्लस जहां पर जनसंख्या, उस कैटेगरी में इसे जो है पहला स्थान मिला था। ओके, उसके बाद जो है इसका क्या नाम था यार, मैं भूल रहा हूं। हाँ, कानपुर को जो है तीसरा स्थान मिला था। किसमें? कानपुर को भैया तीसरा स्थान मिला था, क्योंकि इसने जो है अपने यहाँ क्या, जो इसके यहाँ पर पूरी म्यूनिसिपल स्पोर्ट स्टेडियम, ठीक है, म्यूनिसिपल स्पोर्ट स्टेडियम मतलब अपने यहाँ खेल और इन सबको बढ़ावा देने के लिए इसे तीसरा स्थान मिला था। वहीं फिर आपके लखनऊ को भी भैया तीसरा स्थान मिला था एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग सेंटर के लिए, यानी कि कौन सी स्मार्ट सिटी अपने यहाँ पर रोजगार को लेकर के किस प्रकार से काम कर रही है, तो एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में आपको लखनऊ को क्या तीसरा स्थान मिला था। ओके, समझ गए? चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कुल 10 पुरस्कार मिले थे, ठीक है, उनमें से 1 2 3 जो आपके इंपॉर्टेंट है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और उत्तर प्रदेश को देश के शीर्ष 3 राज्यों में गुना गया, मतलब टॉप 3 में आपका जो है यूपी भी शामिल था, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता, ठीक है। टॉप 3 में आपका यूपी भी शामिल था, ठीक है। और ये आगरा को जो है ओवरऑल कैटेगरी में देखा जाए, आगरा को ओवरऑल कैटेगरी में आपका क्या है, तीसरे नंबर का, 100 स्मार्ट सिटीज में तीसरे नंबर पर आया है। ये ओवरऑल कैटेगरीज की बात हो रही है। बाकी मैंने अलग अलग कैटेगरीज में यहाँ आपको बताया कि वाराणसी, कानपुर और लखनऊ को किस किस कैटेगरी में क्या मिला, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत बता दिया मैंने। हाल ही में प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश किस जिले में इंटर के शिलान्यास किया? चलो यार इतना आसान सा प्रश्न बताओ। देखो ये स्टेडियम के साथ एक फायदा, एक खासियत क्या है, स्टेडियम तो हमारे यहाँ कई है, कानपुर में है और आपके ग्रेटर नोएडा में है, शहीद करके है, वहां पर रणजी और जी मैच होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं। और आपका इकाना लखनऊ का, लेकिन जो आपका यहाँ पर वाराणसी में बनने जा रहा है ये स्टेडियम खास होने वाला है, क्योंकि ये बीसीसीआई द्वारा भैया बनाया जा रहा है, ठीक है। ये बीसीसीआई द्वारा जो है ये बनाया जा रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा एक खास होने वाला है। ये पहला स्टेडियम है जो बीसीसीआई द्वारा यूपी उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ कब किया गया? देखिए शुभारंभ पूछ रहा है, प्रश्न को समझिएगा, शुभारंभ बात कर रहा है। एक होता उद्घाटन, एक होता शुभारंभ, एक होता घोषणा। तो इसकी घोषणा 15 अगस्त 2023 को लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था, लेकिन इसका शुभारंभ आपके सितंबर में किया गया था। उसकी तारीख क्या थी? 17 सितंबर 2023, ठीक है। तो यही इसका, और किसके लिए भैया? जो आपके कारीगर हैं उनको कुशल बनाने के लिए, उनको 10,000 का एक जो है पैकेज दिया जाएगा, इसमें सामान होंगे, वो अपने आप को कुशल बना सके और अपने आप को स्किल कर सके। स्किल के बारे में मैंने अपने करंट अफेयर्स क्लास में बताया था कि किस हिसाब से क्या है, ये सब चीज़ें पता है आपको। जब ये सब आंसर राइटिंग की बात आती है ना, तो यही सब करंट अफेयर्स से बताई गई चीज़ें ही तुम्हारे लिए लाभदायक होते हैं। यहाँ मैं क्या बताऊँगा, यहाँ मैं इतना नहीं बता पाऊँगा। करंट अफेयर्स वास्तव में तुम्हें आज की पोजिशन के बारे में, गवर्नमेंट क्या सोच रही है उस बारे में, किस हिसाब से हमें जो है एक गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, ये सब सारी जो चर्चा हम करंट अफेयर्स क्लास में करते हैं, ठीक है। तो उसको देखा करो भैया। चलो बताओ, दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ जिसे कहते हैं सेफ का अंडर 16 का, ठीक है, फुटबॉल का उप विजेता कौन टीम रही? चलो बताओ उप विजेता कौन टीम रही, जवाब दीजिए। चलिए बताइए भो, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या है, देखो भैया, भारत ने बांग्लादेश को 2-0 से हराया था, ठीक है। तो उप विजेता बांग्लादेश और भारत विजेता रही, ठीक है। चलो भैया आज का आखिरी प्रश्न और क्लास खत्म करते, बताइए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने किस संक्रमण का पता लगाने के लिए ट्रूनेट, भैया यहाँ पर ट्रूनेट होगा, परीक्षण करने की मंजूरी दी है? चलो भैया, इंडिया की सबसे बड़ी मतलब परिषदों में से एक है। आप देख रहे हो अभी कोलकाता में जो रेप कांड हुआ, इसको ICMR और तमाम जो है, देखिए एक बात को समझना पड़ेगा, मतलब यहां पर जब बात आई चिकित्सा की तो कहूंगा, मतलब आज भी देखता हूं मैं इंसान की सोच कितनी घटिया है यार। मतलब मैं जब भी ये न्यूज पढ़ता हूं 3 साल की, 7 साल की, 10 साल की, मतलब मैं कहता हूं यार उनका नजरिया इतना घटिया कैसे हो सकता है यार। मतलब वो इंसान क्या उसके घर में
वो अपने जब वो बड़ा हुआ कुछ किया, क्या उसको इतनी सी तमीज नहीं दी गई यार। मतलब ये चौंकता हूँ यार। हर इंसान देखो, मान सकता हूं तुम गंदे हो सकते हो, तुम्हारी अलग है, लेकिन यार कम से कम इतनी ज्यादती, मतलब किस कैसे इंसान हो यार, मतलब इसी सोसाइटी में कैसे हो यार। मतलब एक तुम्हें किसी से घिरना होना अलग चीज होता है, किसी से तुम घिरना है, तुम भरे पड़े हो तो तुम उसे कुछ भी कर जाओ, बट यार उससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, कुछ है नहीं, तुम उसके साथ इतना घिरना हरकत क्यों यार। भाई इसके लिए और भी रास्ते हैं। जिसको इतनी जवानी चढ़े ना, मैं कहता हूं उसे समझो और उसे पैसा देके कहीं भेज दिया करो, क्योंकि समाज में ये अच्छी चीज नहीं यार। मतलब ये सब सुन के तुम, क्लास की चीज नहीं आई नो, बट बुरा लगता है यार। मतलब कैसा समाज हम बनाते हैं यार। हम इंसान है यार, हमने सोसाइटी बनाई है। सोसाइटी बनाते क्यों है? क्योंकि हमें जानवर नहीं है ना। जानवर इंसान में एक अंतर है ना कि हम सामाजिक व्यवस्था में रहते हैं। अगर हम भी जैसे मन के वैसे रहें, हर लड़की फिर लड़की हो जाए, रिश्ते ना रह जाए। समाज रिश्तों से चलता है ना। अगर रिश्ता खत्म कर दोगे समाज कहाँ रह जाएगा? फिर सब जब जानवर हो जाएंगे ना। ठीक है, क्या किया जा सकता है। काफी दुखनीय घटना, मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो जिन्होंने क्या निपाह वायरस जवाब दिया जी भैया। निपाह वायरस जो आपको पता है अभी हाल ही में, तो उससे संबंधित आपका क्या है, ट्रूनेट परीक्षण जो है, इससे क्या पता लगता है भैया। ट्रूनेट जो है परीक्षण एक पोर्टेबल स्मार्ट चिप आधारित बैटरी चालित आरटीपीसीआर किट है। जिसे आपको पता है ना, आप जब कोरोना वायरस है तो आरटीपीसीआर किट आया था, उसी तरह की है जो बैटरी चालित है, पोर्टेबल ऐप के द्वारा जुड़ी हुई है। तो इसके द्वारा निपाह वायरस का जो है क्या चेकअप किया जाता है। ठीक है, तो भैया अगर जाते जाते अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अगर आपने जो है अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक करें। और सबसे बड़ी चीज भैया, शेयर जरूर कर दिया करो। आप लोग शेयर जरूर कर दिया करो। आप लोग, बड़ी दिक्कत है शेयर नहीं करते, जो सबसे गलत बात है। जरूर जरूर शेयर किया करो भैया। मैं आपसे बार बार कहता हूं शेयर जरूर किया करो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, क्योंकि आपके शेयर करने से नए लोग जुड़ेंगे। मेहनत पूरी है, चैनल छोटा है, लेकिन तैयारी इस 50 दिनों की स्पेशल होने वाली। आप एक बार जुड़ कर देखिए, केवल 50 दिन जुड़िए मेरे साथ, 50 दिन, फिर आप बताइएगा। आज 73 क्लास होगी, ये अगर तुम पीछे जाके देख सकते हो तो देख लो, तुम्हारे लिए तो फायदा है। बाकी 50 दिन जुड़कर देखो, तुम कहां पहुंच जाओगे वो तुम्हें पता लग जाएगा। ठीक है, साथ बाय बाय, टाटा, सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल फिर, और शाम को 4 बजे और सुबह 10 बजे 2 क्लासेस तो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सारी सब्जेक्ट्स आपकी पूरी होंगी, सारी सारी की सारी। ओके, बाय।